वेलकम स्टूडेंट। आज हम क्लास 12 इकोनॉमिक्स उसका चैप्टर 11 कंज्यूमर प्रोटेक्शन उसका पार्ट 3 जो है देखने जा रहे हैं। ओके, तो डायरेक्टली हम स्टार्ट करते हैं। पहली स्लाइड में आ रहा है ग्रीवनेस रिड्रेसल ऑर्गेनाइजेशन, मतलब शिकायत का निवारण करने की जो संस्था होती है उसके बारे में यहाँ पे समझेंगे। तो इंडिया के अंदर 3 लेयर मैकेनिज्म जो है सेटअप किया गया है, जिसमें हम कंप्लेन जो है मतलब अपनी शिकायत का निवारण जो है वो कंज्यूमर को मिल जाता है। यहाँ पे 3 लेवल जो सेटअप है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल और नेशनल लेवल पे बनाया गया है। और कंज्यूमर हमें पता है कि क्या है, वन हु यूज़ द गुड्स एंड सर्विस, मतलब कि जो गुड्स और सर्विस जो है उसका यूटिलाइज़ करता है। अगर उसको प्रोडक्ट खरीदने में या तो सर्विस में कोई खामी नज़र आती है तो कंज्यूमर जो है ये ऑर्गेनाइजेशन का जो सेटलमेंट है उसका यूज़ करके वो कंप्लेन कर सकता है, इंडिविजुअली जा सकता है, या तो जो उसकी कैपेसिटी है एसोसिएशन है वहाँ पे वो जाके भी अप्लाई कर सकता है। सबसे पहले उसको डिस्ट्रिक्ट लेवल पे करना पड़ेगा, फिर स्टेट लेवल पे, फिर सेंट्रल लेवल पे। जिस तरह से उसका केस होगा उसी तरह से उसको आगे बढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट स्लाइड में आ रहा है 3 टायर रिड्रेसल सिस्टम में पहला डिस्ट्रिक्ट लेवल फोरम। ये जो एक बेसिक और प्राइमरी लेवल है, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट लेवल जो है हर एक स्टेट में होता ही है और स्टेट गवर्नमेंट जो है उसको सेटअप करती है उस फोरम को। और यहाँ पे एटलीस्ट 3 मेंबर होते हैं जो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंटेड होते हैं। उसमें से एक प्रेसिडेंट बनता है, मतलब कि मेन हेड होगा, और 2 जो है वो ज़्यादा रहते हैं। उसमें से प्रेसिडेंट जो है वो क्वालिफाइड और एक्सपीरियंस रहेगा लीगली, और जो बाकी जो रहेगी उसमें से एक वुमन होना ज़रूरी है। और प्राइस जो है कंपनसेशन जो है मतलब केस जो चलेगा उसमें प्राइस या तो कंपनसेशन दोनों डिमांडेड जो रहता है वो 20 लाख या उससे कम होगा तो रिड्रेसल प्रोसेस यहाँ पे हो सकती है डिस्ट्रिक्ट लेवल फोरम पे। वरना लोक अदालत भी है, वहाँ पे भी हम जाके अप्लाई कर सकते हैं। अगर पार्टी को ये जो है डिसीजन आता है, जजमेंट आता है, उससे वो सेटिस्फाई नहीं होता है, अगर उससे खुश नहीं होता है तो स्टेट लेवल कमीशन पे जाके भी अप्लाई कर सकता है, वो अपील कर सकता है। उसका री एग्जामिनेशन जो है 30 डेज़ के अंदर डिस्ट्रिक्ट लेवल फोरम का जो जजमेंट आता है उसके बाद उसको स्टेट लेवल पे जाके अपील करना पड़ता है, मतलब कि 30 दिन के अंदर उसको जाना पड़ेगा। नेक्स्ट स्लाइड में आ रहा है स्टेट लेवल कमीशन। उसमें इसको स्टेट गवर्नमेंट जो है उसको सेटअप करेगी, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट गवर्नमेंट की है। एटलीस्ट 3 मेंबर जो रहेंगे उसमें से एक प्रेसिडेंट रहेगा जो लीगली क्वालिफाइड रहेगा और एक्सपीरियंस रहेगा, और एक मेंबर वुमन होनी चाहिए कम से कम। और प्राइस और कंपनसेशन जो रहेगा यहाँ पे हम 20 लाख से ज़्यादा और 1 करोड़ से कम जो है डिमांड कर सकते हैं। रिड्रेसल प्रोसेस जो है मतलब कि शिकायत के निवारण करने की जो प्रोसेस है तभी यहाँ पे शुरू हो सकती है, वो स्टेट लेवल कमीशन मतलब डिसाइड करता है। मतलब कि एक फिक्स है आपका जो केस है उसमें डिमांड कितनी होनी होगी, 20 से 1 करोड़ के बीच में होनी चाहिए। अगर कोई पार्टी सेटिस्फाई नहीं होती है स्टेट लेवल कमीशन का जो डिसीजन आता है, जो जजमेंट आता है, तो उसको नेशनल लेवल कमीशन पे वो फाइल मतलब कि फिर से केस जो है वो आगे बढ़ा सकता है, री एग्जामिनेशन कर सकता है। लेकिन इसमें बीच में 30 दिन का टाइम दिया जाता है, ये अपील करने का एक वक्त है जो बीच में रहता है। नेक्स्ट स्लाइड में नेशनल लेवल कमीशन। इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में होगी, और यहाँ पे एक प्रेसिडेंट रहेगा और एटलीस्ट 4 मेंबर जो है उसमें अपॉइंट किए जाएंगे और एक वुमन, मतलब टोटल कितने हो गए 5। तो प्रेसिडेंट जो है वो रिटायर्ड जज या तो सुप्रीम कोर्ट का एक्सपीरियंस वकील भी हो सकता है। और दूसरी बात कि यहाँ पे कंडीशन क्या होती है कि अगर केस में जो डिमांड है, प्राइस है, वो 1 करोड़ से ज़्यादा होगी तभी नेशनल लेवल कमीशन जो है अप्रोच हम कर सकते हैं। अगर जजमेंट जो है आता है नेशनल लेवल कमीशन का वो उससे हमें सेटिस्फाई नहीं है कोई भी पार्टी, तो वो फिर से उसकी अपील कर सकता है और री एग्जामिनेशन को सुप्रीम कोर्ट में जाके फिर से फाइल कंप्लेंट करवा सकता है। लेकिन उसके बीच में टाइम जो है वही 30 डेज़ का रहता है। नेक्स्ट स्लाइड में आ रहा है अवेलेबल रेमेडीज़ और रिलीफ फॉर द कंज्यूमर। तो यहाँ पे 5 ऐसी रिलीफ बताई गई है। पहली रिलीफ ये है कि वो डायरेक्टली जो अगर उसको खामी नज़र आती है प्रोडक्ट में या तो सर्विस में तो वो उसको हटा सकता है उसी टाइम पे। अगर दूसरी बात ये है कि वो कभी अगर खामी नज़र आती है प्रोडक्ट या सर्विस में तो उसका रिफ़ंड ले सकता है। तीसरी बात यह है कि वो डिफेक्टिव प्रोडक्ट उसको मिलती है तो एक्सचेंज करवा सकता है न्यू प्रोडक्ट में, लेकिन ये टर्म एंड कंडीशन रहती है। बहुत सारी कंपनियाँ हैं 15 दिन के अंदर ही ये एक्सचेंज करवाने का वक्त देती है। और दूसरा है कि 4th पॉइंट यहाँ पे लिखा है कि अगर कोई नेग्लिजिबल पार्ट है और उसी की वजह से कंज्यूमर को बहुत ज़्यादा सफ़र हुआ, लॉस हुआ या तो इंजरी हुई तो कंपेंसेशन भी वो मांग सकता है कस्टमर। और 5वां पॉइंट ये है कि अगर केस इस तरह से डिमांड में है, पेनल्टी भी अगर सेलर पे लगने वाली है तो वो लगेगी और सेलर को उसका जो है नुकसान होगा, और सेलर को भरपाई करने के लिए पैसे भी जो है कस्टमर को देने पड़ेंगे। नेक्स्ट स्लाइड में आ रहा है 6 पॉइंट अनफेयर एंड प्रोहिबिटिव बिजनेस प्रैक्टिस है, उसको स्टॉप करना चाहिए। ये फिर से फ्यूचर में ये सेम रिपीट ना हो वो भी कंसिडर करना चाहिए। प्रोडक्शन और सेल जहाँ पे हार्मफुल प्रोडक्ट बन रही है उसको स्टॉप करना चाहिए। हार्मफुल प्रोडक्ट जो है उसको बेचने से भी रोकना चाहिए अगर हो सके तो। डिफेक्टिव प्रोडक्ट या तो कोई सर्विस में डेफिशिएंसी नज़र आती है तो एटलीस्ट 5% जो अमाउंट रहता है टोटल सेल का उसको ही ऑर्डर करना चाहिए, जो कंज्यूमर के प्रोटेक्शन फंड में डिपॉजिट होगा। जो भी ऑर्गेनाइजेशन में पर्सन में जहाँ पे वो वर्क कर रहा है वो वहाँ पे उतना ही अमाउंट यूटिलाइज़ कर पाएंगे।
10th पॉइंट यहाँ पे बताया कि मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट हो रही है तो उसको हटा सकता है, और प्रोविज्ड मतलब कि एडवर्टाइजमेंट का सही बात तो बता सकता है, और वो रिजनेबल पेमेंट जहाँ पे कस्टमर ने किया हुआ है, जहाँ पे कोई पार्टी अफेक्टेड हुई है, वहाँ पे वो अपना कंपेंसेशन मांग सकता है। नेक्स्ट स्लाइड में है कंज्यूमर अवेयरनेस। तो 5 मार्च को वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है हर साल। पहला पॉइंट उसमें आ रहा है लोक अदालत। तो जितनी भी मोस्ट इंडस्ट्रियल यूनिट है वो लोक अदालत को ऑर्गेनाइज करती है, और वहाँ पे जेन्युइन कंप्लेंट है वो कंज्यूमर की कंसिडर की जाती है। कंज्यूमर जो है या तो कस्टमर जो है वो अपना केस को रिप्रेजेंट करता है उस कोर्ट में, और जो भी उसका निवारण है वो वहाँ पे उसको दिया जाता है। लोक अदालत जो है क्वाइक इफेक्टिव रिड्रेसल देती है, मतलब कि निवारण करने में जो रहता है उसका वो लो कॉस्ट पे होता है। भारत संचार निगम लिमिटेड जो है BSNL कंपनी है, वो लोक अदालत फ्रिक्वेंटली ऑर्गेनाइज करती रहती है। नेक्स्ट स्लाइड में आ रहा है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन मतलब PIL। हर एक पर्सन जो इतना कैपेबल नहीं होता है कि वो इंडिविजुअली कोर्ट में जाके वहाँ पे केस सबमिट करा सके, क्योंकि आजकल केस के दाम ज़्यादा बढ़ चुके हैं। ओके, तो यहाँ पे जो अफेक्टेड पर्सन है या तो कोई ग्रुप है, वो कॉमन मैन है कोई भी सोसाइटी का, वो अपनी एप्लीकेशन एक प्लेन पेपर में लिख के दे सकता है हाई कोर्ट को, या तो फिर सुप्रीम कोर्ट तक भी वो फाइल कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट को या तो हाई कोर्ट को ऐसा लगता है कि उसकी एप्लीकेशन रिलेवेंट है, तो उसका जो ये एप्लीकेशन है वो डायरेक्टली केस में कन्वर्ट हो जाती है और हियरिंग स्टार्ट हो जाती है। आर्गुमेंट्स जो है दोनों पार्टी की सुनी जाती है, और जजमेंट जो है वो रिस्पेक्टिव कोर्ट देती है। तीसरा पॉइंट उसमें आ रहा है इको फ्रेंडली प्रोडक्ट। अभी जो भी इंडस्ट्रियल यूनिट्स है उसके द्वारा जो प्रोडक्ट बनती है उससे बहुत कम पॉल्यूशन फैलता है, तो उसको इको मार्क जो है वो एनवायरमेंट डिपार्टमेंट जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है उसके द्वारा दिया जाता है। नेक्स्ट स्लाइड में आ रहा है फंक्शन ऑफ नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन मतलब कि NGO। उसके यहाँ पे 12 फंक्शन है। पहले फंक्शन की बात करें तो जो राइट्स है कंज्यूमर के, उनको सेमिनार, कॉन्फ्रेंस और वर्कशॉप के द्वारा जो है उसका एजुकेशन है, वो एजुकेशन की गाइडलाइन प्रोवाइड की जाती है। दूसरा पॉइंट यहाँ पे है पीरियडिकली नोटिस बुकलेट जो है पब्लिश की जाती है, और कंज्यूमर प्रॉब्लम का जो लीगल अवेयरनेस है, एलिजिबिलिटी ऑफ कंपेंसेशन बोले या फेवरेबल इंफॉर्मेशन बोले, उसकी नॉलेज जो है स्प्रेड की जाती है और उसके अवेयरनेस जो है वो दी जाती है। तीसरा पॉइंट यहाँ पे है कि कंज्यूमर को जो इन्फॉर्म किया जाता है कि कितनी प्रोडक्ट और सर्विस जो है मार्केट में अवेलेबल है, उनका क्वालिटिकली एनालाइज किया जाता है। उसके लिए एनालाइज करने के लिए क्या होता है, वहाँ पे ऑथोराइज लेबोरेटरी रहती है और उसके रिपोर्ट्स रहते हैं, उनके द्वारा ही पता चलता है। फोर्थ पॉइंट यहाँ पे है कि कंज्यूमर को एक लीगल जो फॉर्मेशन रहता है या तो लीगल फॉर्मेलिटीज़ रहती है उसके बारे में सपोर्ट प्रोवाइड किया जाता है। फिफ्थ पॉइंट में ये लिखा है कि एजेंशियल सपोर्ट जो है वो भी प्रोवाइड किया जाता है कंज्यूमर को, जिससे कहीं पे अनएथिकल, एक्सप्लॉयटेटिव या अनफेयर सेल्स प्रैक्टिस कहीं पे हो रही है सेलर की, तो उससे उसको अपोज करने के लिए कंज्यूमर को ये भी राहत दी जाती है। सिक्स पॉइंट यहाँ पे है कि कंप्लेंट जो है वो कंज्यूमर कोर्ट में उसकी रजिस्टर की जाएगी, उससे जो इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर का है वो बना रहे और उसको प्रोटेक्शन भी मिले। नेक्स्ट स्लाइड में 7th पॉइंट आ रहा है कि जितने भी असिस्टेंट की ज़रूरत है और रिक्वायर्ड असिस्टेंट जो है कंज्यूमर को प्रोवाइड किया जाता है, जिसको कंप्लेन करनी है कंज्यूमर कोर्ट में जाके, उनके लिए ये होता है। 8 पॉइंट में ये बताया गया कि कंज्यूमर की सेटिस्फेक्शन और उसके रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो कंपाइल की जाती है और पब्लिश भी की जाती है। 9th पॉइंट में ये बताया कि फिल्म्स और इन्फॉर्मेशन जो है वो हर साल रिलीज़ भी होती है और उससे कंज्यूमर को एजुकेट भी किया जाता है। 10th पॉइंट में ये बताया कि कंज्यूमर एजुकेशन प्रोग्राम जो है वो ऑर्गेनाइज होता है स्कूल में और कॉलेज में। स्टूडेंट जो है वहाँ पे कंज्यूमर प्रोटेक्शन के बारे में एजुकेशन ले सकते हैं। 11th पॉइंट में यहाँ पे ये बताया गया कि फूड अडल्ट्रेशन के बारे में हम अवेयरनेस जो होती है उसको क्रिएट कर सकते हैं, उसके अगेंस्ट भी जा सकते हैं। 12th पॉइंट यहाँ पे है कि वो सपोर्ट भी कर सकती है गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन के जो कंज्यूमर अवेयरनेस के बारे में जो भी नॉलेज स्प्रेड करती है उनको ये सपोर्ट भी दे सकती है। नेक्स्ट स्लाइड में NGO के बारे में बताया गया है कि उसकी प्लेस कहाँ पे आई हुई है। तो पहली दो है वो अहमदाबाद की है। पहला उसमें दिया है कंज्यूमर एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर CERC अहमदाबाद, कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल CPC अहमदाबाद, वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन इन इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर एजुकेशन वॉइस जो है वो दिल्ली में है, कंज्यूमर गाइडेंस सोसाइटी ऑफ इंडिया वो CGSI मुंबई में है, कंज्यूमर यूनिटी एंड ट्रस्ट सोसाइटी जो है कट्स वो जयपुर में है। नेक्स्ट स्लाइड में और NGO के बारे में बात करेंगे तो कंज्यूमर कोऑर्डिनेशन काउंसिल CCC जो है वो दिल्ली में है, वो कोऑर्डिनेट करती है। दूसरी जो इंस्टीट्यूट रहती है वो उसके कंज्यूमर प्रोटेक्शन के बारे में जो वर्किंग करती है उनको ये कोऑर्डिनेट करती है। अब हमारे दिमाग में क्वेश्चन होगा कि ऐसी NGO है तो फिर गवर्नमेंट क्या करती है। गवर्नमेंट के लिए दूसरा पॉइंट है कि कंज्यूमर डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट जो रहता है इंडिया का, वो भी कंज्यूमर अवेयरनेस की एक्टिविटी करती है। और हम देखते हैं कि एडवर्टाइजमेंट आती रहती है जिसमें हेडिंग होता है जागो ग्राहक जागो। दूसरे नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन नंबर भी दी हुई है NCH जिसको बोलते हैं। वेबसाइट भी उनके लिए बनाई गई है जो कंज्यूमर को हमेशा हेल्प करती रहती है।
तो नेक्स्ट पॉइंट उसमें यही बताया है कि वर्क इज़ गोइंग ऑन द डायरेक्शन ऑफ कंज्यूमर अवेयरनेस, मतलब कि कंज्यूमर की जो अवेयरनेस है, जो जागरूकता है, उसके अकॉर्डिंग वर्क तो चालू हो चुका है, लेकिन इसका भी बहुत बड़ा स्कोप है इंडिया में और बहुत ज़्यादा काम भी करना पड़ेगा, क्योंकि इंडिया एक बड़ा कंट्री है और यहाँ की पॉपुलेशन भी ज़्यादा बड़ी है। तो ये था आपका चैप्टर कंज्यूमर प्रोटेक्शन। यहाँ पे चैप्टर खत्म होता है। ओके, व्हाट्सएप पर आपको होमवर्क सेंड कर दिया जाएगा। अगर कोई आपको डाउट है तो मुझे यहाँ पे कमेंट बॉक्स में लिख कर बता सकते हैं। रिवाइज करते रहना। थैंक यू ऑल।